हेलो स्टूडेंट, अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी पेपर नंबर 7। टॉपिक रहेगा इसके अंदर बच्चों, हमारे पास एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर 2D, और साथ के साथ इसके अंदर बेस्ड क्वेश्चन है स्टैट्स के, साथ के साथ ट्रिग्नो के। तो 3 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट, उनके फंडामेंटल्स को हम सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी 30√2 मीटर है, तो बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैंने वर्गाकार वर्ग बोला, तो बच्चों वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये जो तिरछी माप है इसे अपन क्या कहते हैं, विकर्ण। अगर ये ए और ये ए, तो देखो फटाफट बताओ, ये जो होता है ये डायगोनल होता है, जो किसके बराबर होता है, √2a के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपको √2a वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू √2a का मान किसके बराबर दे रखा है, 30√2 के बराबर दे रखा है। √2 से √2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू किसके बराबर आई, 30 मीटर। ए की वैल्यू किसके बराबर आई, 30 मीटर के बराबर आई। और मुझसे पूछा गया बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू ए, मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा, 30 इंटू 30, कितना आ जाएगा 900। तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, कितना आ जाएगा 900, ए ऑप्शन 900 मीटर। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रेपेजियम, आपसे पूछा गया है इस जगह किसके बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में। तो ये इन अ ट्रेपेजियम 2 पैरेलल साइड्स आर 10 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 3 मीटर, देन टेल इट्स पेरीमीटर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, समलम चतुर्भुज का मतलब समझते हो। समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम वो शेप होती है जिसके अंदर बच्चों दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात, दो समांतर भुजाएं दे दी हैं। एक समांतर भुजा कितने की है, 10 मीटर की। अगर ये 10 मीटर की है और दूसरी कितने मीटर की है, 14 मीटर की, तो फटाफट देखें, इसको मैंने कितने मीटर के बना लिया, 14 मीटर, दोनों पैरेलल साइड है, 14 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, इस जगह जो बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो समांतर भुजाओं के मध्य की सीधी दूरी कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो यहां से अगर सीधी दूरी कितनी दी, 3 मीटर, तो मैं आपसे बोलूंगा ये अगर मैं सीधे सीधे खींचूंगा तो ये भी कितना होगा, 3 ही मीटर होगा। ये भी कितना होगा, 3 मीटर। पूरा कितना है, 10, तो ये भी कितना है, 10 मीटर। ये भी कितना है, 10 मीटर। ये 10 और ये 10। अब ध्यान से देखना, टोटल कितना था, 14 मीटर था। तो ये रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, बची हुई क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों, 4 मीटर हो गई। अब ध्यान से देखो, ये 3 ये 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखना कैसा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, समकोण राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अगर ये लंब ये आधार तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा, ये अगर लंब तो ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहां से 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब मुझसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है बच्चों। क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप 10 प्लस 3 प्लस 14 प्लस कितना 5, सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा, 24 3 28, 5 कितना हो जाएगा। ध्यान से देखें इस जगह, ये 24 और 3 कितना हो गया, 27, 27 5 कितना हो गया इस जगह से, 32 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा इस जगह से कितना, 32 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इस जगह क्षेत्रफल पूछा जाता तो मुझे है ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, ये मुझे 5 मीटर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मुझसे क्या पूछा जाता, क्षेत्रफल पूछा जाता। इन केस अगर कोई पूछे बताओ समांतर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं ये 10 है, ये कितना है 14, दोनों को जोड़ा इनटू इनके मध्य की सीधी दूरी, सीधी दूरी कितनी है 3। इनको सॉल्व करें, 1/2 कितना हो जाएगा इधर से, 24 गुणा 3, हल करें कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36। अगर पूछा जाए यूनिट का स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन को रीड करें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट रीड करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट। इस जगह आप 3rd नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बांधे गए हैं।
तो उनके द्वारा ना चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों इस जगह देखो थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको जो घोड़े जिस लंबाई से बांधे गए हैं, जिस रस्सी से बांधे गए हैं, उसकी लंबाई देखो दो तरीके से आती है, या तो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर या सेंस से आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में गिवन होता है, और यहां पर अगर मैं एनालिसिस करूं 14 मीटर वर्गाकार, देखो ये वर्ग बना लिया मैंने फटाफट, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं समान लंबाई के, इस कॉर्नर पे बांधा, इस कॉर्नर पे बांधा है, इस कॉर्नर पर भी बांधा है और इस कॉर्नर पर भी बांधा है, ठीक है, और समान लंबाई, और वो लंबाई देखो यहां पर जो पॉसिबिलिटी होती है, तो लंबाई तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने करेक्शन करवा दिया था। वैसे तो बराबर बराबर है, तो 7-7 मीटर से इसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि देखो 7 मीटर पहले वाले घोड़े की रस्सी है और 7 ही मीटर किसकी है, दूसरे वाले की। अगर मैं 7 से ज्यादा मानूंगा तो ऐसी कंडीशन में जो एरिया की बात करेंगे, तो वो एरिया ना चरे जाने वाला एरिया है, वो आपके पास कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। वैसे क्वेश्चन में करेक्शन था, मैंने करवा दिया है। 4 कोने पे 4 घोड़े समान लंबाई, जिनकी कितनी है, 7 मीटर की रस्सी से बांधे गए, ठीक है। तो फटाफट देख लें, 7 मीटर इधर भी कितना है, 7 मीटर इधर भी कितना है बच्चों, 7 मीटर इधर कितना है, 7 मीटर, और ये भी कितना है, 7 मीटर, और ये भी कितना है, 7 मीटर। कैसे पहचानेंगे इसको, ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैंने घोड़े को बांधा है, तो घोड़े की जो रेंज हो जाएगी चरने की योग्य, जो उसको एरिया दिखाई देगा, तो वो ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो जाता है, ये क्वाड्रेंट बनता है। अगर पूरा अगर है ना घोड़ा, अगर देखो इस जगह घोड़े को अगर मैंने बांध दिया है, तो देखो उसकी गर्दन यहां तक पहुंचेगी और इस तरीके से रोटेट होकर के आपके सामने क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट बनेगा। एक सर्कल पूरा बन सकता था, लेकिन उसका कौन सा चौथा हिस्सा, सेम आगे और सेम आगे, तो जो ना चरे जाने योग्य ये एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको अगर देखना है, तो ये वृत्त का 1/4, ये वृत्त का 1/4, ये वृत्त का 1/4 और ये वृत्त का 1/4, तो पूरा एक वृत्त हो गया, एक पूरा वृत्त हो गया, एक पूरा सर्कल हो गया। अब फटाफट देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ये अगर 14, तो ये भी कितना है 14, तो 14 इंटू 14 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 196। ये तो किसका क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का। अब इसमें से अगर मैं बात करूं, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, आप 90 डिग्री से भी जा सकते हो, या फिर मैं बोलूंगा कि अगर ये पूरा अगर हमारे पास क्या बनता, वृत्त बनता, तो उसका कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। तो 1/4 1/4 1/4, जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर, तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा बताओ, एक वृत्त हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे पाई के फॉर्मेट में नहीं है, तो पाई की वैल्यू फटाफट लिख लें 22/7। आर कितना दे रखा है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 154। 196 में से 154 कम कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 196 में से 154 लेस करो, कितना आएगा आंसर, लास्ट में 2 आएगा, और साथ के साथ कितना आ जाएगा इस जगह से 42 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि सर वो जो रस्सी है क्या वो 7 मीटर से कम नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है 7 मीटर से कम, लेकिन है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने कहीं ना कहीं करेक्शन करवा दिया था आपके पेपर के अंदर कि देखो भैया ये जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है 7 मीटर, ठीक है। और यहां पर अगर 7 से कम हो जाएगा, मान लो मैंने 6 मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया मैंने 6 मान लिया, तो देखो इस तरीके से एरिया बनेगा, वो वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा एरिया आपको क्या मिलेगा, बच जाएगा। तरीका वही रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है उसे आपस में क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, और आपके पास आपके आंसर आ जाएगा। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम लोग सेक्टर की चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। बच्चों देखने पे पता चल रहा है ये जो त्रिभुज बन रहा है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हैं तो त्रिभुज का जो नाम दूंगा मैं विषम बाहु त्रिभुज बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले एस निकाला जाता है, तो एस निकालने का तरीका a + b + c / 2। अब इसको फटाफट जोड़ लें, कितना आ जाएगा इस जगह से, यहां पर आ जाएगा आपके पास हल करने पर इस जगह से वैल्यू आ जाएगी 8 और 9 17,
17 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास 24, 24/2 कितना आ गया इस जगह से 12। एस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। अब हीरोज फॉर्मूला लगा दो। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए ध्यान से देखते हैं। एस की वैल्यू किसके बराबर है? 12। अब 12 में से कितना कम कर दें? 7। तो 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 12 में से 8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 12 में से 9 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 3। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 को क्या लिखा जा सकता है? 4 × 3 लिखा जा सकता है। तो देखो 3 2 अंदर है तो 1 बाहर आ जाएगा। 4 और 4 2 बार अंदर है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। और कौन रह गया? अंडर रूट के अंदर 5 रह गया। इसका मतलब हो गया 12 √5 यूनिट स्क्वायर। यूनिट जो भी है यहाँ पर यूनिट गड़बड़ कर रखी है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्त की बात करिए बच्चों, फटाफट देखते हैं। वृत्त के अंदर इस जगह हम बात करें तो एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तो मैंने इस तरीके से कोई वृत्त बना लिया। ठीक है, अच्छा 154 का मतलब समझ पा रहे हो? पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? 154 वर्ग मीटर। अब फटाफट देखो पाई की वैल्यू किसके बराबर है? 22/7। आर स्क्वायर किसके बराबर? 154। 22 से कितनी बार कटेगा ये? 7 बार। आर स्क्वायर बराबर कितना? 7 × 7। तो आर बराबर कितना आ गया? 7। आर कितना आ गया? 7। इससे आपको पता चला कि देखो इसके वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7 मीटर। सही है। अब आगे बोला है बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। अब देखो इसके बाहर ध्यान से देखना, इतना 7 मीटर इधर, 7 मीटर इधर, सही है, 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर चौड़ा रास्ता है। तो जो वृत्त बनेगा वो वृत्त कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? वृत्त कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां से 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर, तो ये दूसरा वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी हो चुकी है। अगर मैं जोड़ना चाहूं इस जगह से तो जो वृत्त बना है उसकी जो त्रिज्या बनी है इस जगह ध्यान से, ठीक है, तो उसका जो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 7 + 7 कितना हो जाएगी बच्चों? 14 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। कितनी हो गई? 14 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। चलिए ध्यान से देखें। फिर आगे बोला है रास्ते के दोनों ओर तार लगाने के लिए तार की लंबाई ज्ञात करें। तो रास्ते के दोनों ओर अगर आपको तार लगाना है तो फटाफट देखें। एक तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप तार लगाएंगे इस तरीके से इसके ऊपर, समझ पा रहे हो, पूरा रोटेट करके। क्लियर? और एक अंदर तार लगाएंगे। अंदर तार लगाएंगे तो अंदर वाले की परिधि, और बाहर तार लगाएंगे तो बाहर वाले की परिधि। तो क्या करना पड़ेगा? बाहरी परिधि प्लस आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बाहरी परिधि क्या आ जाएगी? 2π, और रेडियस क्या है इस समय पर हमारे पास? 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक परिधि कितनी है बताओ? तो कैसे निकालेंगे? 2π, रेडियस कितना है? 7। रेडियस कितना है? 7। रेडियस कितना है अपने पास? 7। तो फटाफट क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लें। 2π कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? यहां से बचेगा कितना? 14। उधर से कितना बच जाएगा? अच्छा 7 भी कॉमन ले सकते हैं या फिर पूरा हल कर ले। वैसे 22/7 बड़ा सिंपल केस है, वैसे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। 22/7 इधर से कितना आ जाएगा? 14 और 7 कितना हो गया? 21। 7 × 21 कितना हो जाएगा बताओ? 22 × 66, 66 दूनी 132। तो 132 कहीं ना कहीं क्या है, तार की लंबाई मुझे जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीस। क्या आंसर आ जाएगा? नन ऑफ दीस। क्लियर है? एक बार वापस देख लीजिए क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 154 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर दे रखा है एक सर्कुलर वृत्ताकार, उसका जो क्षेत्रफल है वो 154 है। तो पाई आर स्क्वायर 154 के बराबर, तो आर बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो देयर इज ए पाथ 7 मीटर वाइड ऑन इट्स आउटर साइड। तो बाहर की तरफ 7-7 मीटर का क्या है? एक पाथ है। और टेल द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम वायरिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ पाथ। ठीक है, तो मुझे ना इस रास्ते की तरफ, ये जो रास्ता है आप देख पा रहे हैं, इस रास्ते के दोनों तरफ क्या करना है? वायरिंग करना है। तो बाहर वाले का क्या करना है? परिधि प्लस अंदर वाले की परिधि, दोनों को जोड़ देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। और 2πr इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए, आपके पास आपका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है?
12 मीटर है। 8 रुपए प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्चा क्या होगा यदि दरी की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर आयताकार कमरा है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया बताओ, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, ध्यान से देखें। आप देखेंगे कमरे का क्षेत्रफल आएगा 15 गुणा 12, सही है। अब इसके फर्श पर आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, दरी बिछानी है, तो भाई दरी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा। दरी का जो क्षेत्रफल है वो भी इसी के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो दरी का क्षेत्रफल इसके बराबर होना चाहिए। तो दरी, फटाफट देखें, दरी की चौड़ाई कितनी दे रखी है 3, लंबाई नहीं पता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया दरी की जो लंबाई है वो क्या आएगी, यहां से दरी की जो लंबाई है, हल करो फटाफट, क्या आ जाएगी, इस जगह से सॉल्व करो, लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 से कितनी और कटा 4 बार, तो लंबाई कितनी आ गई 60 मीटर, लंबाई कितनी आ गई 60 मीटर। अब आगे ध्यान से देखो, यदि 8 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो देखो 1 मीटर का खर्चा कितना है 8 रुपए, तो बताओ 60 मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा, 60 गुणा 8, ऐसा करने पर कितना आ जाएगा 480 रुपए, सिर्फ और सिर्फ किसके आ जाएंगे, दरी को बिछाने के खर्चा आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन, 480 रुपए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ दिया गया। अब आप ध्यान से देखना, एक वृत्त था जिसकी रेडियस कितनी थी बताओ, 42 सेंटीमीटर, कितनी थी 42 सेंटीमीटर, और इससे क्या बना दिया गया, इस तार को मोड़ करके क्या बना दिया, इस जगह हमने एक आयत के रूप में मोड़ दिया। चलिए अब ध्यान से देखना, जिसकी भुजाएं 6:5 में, अगर लंबाई अगर 6x है तो चौड़ाई कितनी है 5x। अब ध्यान से देखो, जितना इसका तार की लंबाई है जिससे वृत्त बना हुआ है उतना ही आयत वाले तार की लंबाई होगी, क्योंकि यहां पर मैं कहूंगा कि दोनों स्थिति में परिमाप या पेरीमीटर या परिधि वो क्या होने वाली है, समान। तो इसकी परिधि निकाल लो, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 42, 7 से कितनी बार कटा 6, फटाफट देखो 2 गुणा 22 इंटू 6, कहने का मतलब 22 गुणा 12, ये बराबर होना चाहिए किसके बराबर, इस आयत की परिमाप के बराबर। तो आयत का परिमाप ये 6x, ये 5x, और ये भी 6x, और ये भी कितना 5x, जोड़ो 6 और 5 11, 11 11 कितना आ गया 22x। तो 22 से 22 कट गया, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 12 मीटर के बराबर आ गई, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 12 मीटर के बराबर आ गई। x 12 मीटर के बराबर है, तो बताओ आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा किसके बराबर है, छोटी भुजा कितनी है 5x, तो 5 इंटू 12, ऐसा करने पर कितना आ जाएगा 60, जो भी आपके पास, अच्छा सेंटीमीटर की बात हो रही है, मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यूनिट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके सामने क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। चलिए ये वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब इस वर्ग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे अधिक लंबाई वाला, या फिर बात करें तो वर्ग के अंदर खींचे गए सबसे बड़े वृत्त, तो सबसे बड़ा वृत्त क्या कहलाएगा, देखो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा वृत्त क्या है कि इसके अंदर ही आना चाहिए सबसे पहले। तो मैं बोलूंगा कि वृत्त ऐसा होना चाहिए कि देखो इसको भी स्पर्श करे, इधर से इसको भी स्पर्श करे, इसको भी स्पर्श करे। तो स्थिति क्या होती है इस कंडीशन के अंदर बच्चों, एक पर्टिकुलर केस होता है कि देखो क्या करना है, यहां से यहां तक ये है, ये किसकी तरह काम करना चाहिए, वृत्त के डायमीटर की तरह काम करना चाहिए। किसकी तरह काम करना चाहिए, डायमीटर की तरह काम करना चाहिए। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे तो देखो ये भी 90, ये भी 90, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा की तरह काम करता है, ये भी 90, ये भी 90, समझ पा रहे हो। तो ये इसके समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ध्यान से देखें, ये इस वृत्त की ये जो डायमीटर है ये वृत्त की एक भुजा की लंबाई के बराबर हो जाता है। तो 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो बताओ ये 120 सेंटीमीटर, तो फटाफट बताओ ये भी कितना होगा 120 ही होगा, 120 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस जगह 60 सेंटीमीटर रेडियस है, इससे मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई की जगह कितना रखूंगा 22/7, आर की जगह 60 गुणा 60, ऐसा करने पर मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, इस जगह से हल कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा पाई के फॉर्मेट में तो आंसर आ जाएगा इस जगह से, पाई के फॉर्मेट में तो बच्चों पाई इंटू आर कितना है 60 इंटू 60, ऐसा करने पर कितना आ जाएगा 3600 पाई, 3600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 5। बच्चों बड़ा ही सिंपल सा केस है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर
3 डिग्री, साइन स्क्वायर आगे 5 डिग्री और इसी तरीके से लास्ट में आ रहा है साइन स्क्वायर कितना 89 डिग्री। चलो ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बेसिक सा कंसेप्ट सीखा होगा बच्चों कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 1 के बराबर आ जाती है अगर कोण क्या है, दोनों के बराबर। अब ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के अंदर किसी भी एक त्रिकोणमितीय फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है यदि दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है तो इसको मैं कॉस स्क्वायर 89 डिग्री लिख सकता हूं। इसका मतलब कॉस स्क्वायर 89 और साइन स्क्वायर 89 ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या आंसर दे देंगे, आपको 1 दे देंगे। इसका मतलब ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले चेक करें कितने पद हैं, क्योंकि ईच 2 टर्म्स विल गिव यू 1 आंसर, ठीक है। तो एक जोड़ा है, एक जोड़ा आपको 1 आंसर कर देता है, ऐसे 2 जोड़े तो 2 आंसर मिल जाएगा। मतलब 4 टर्म आपको मिलकर के 2 आंसर करेंगे, 2 टर्म मिलकर के आपको 1 आंसर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स चेक करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। बच्चों पदों की संख्या निकाली तो जाती है समांतर श्रेणी के अंदर जो आपका tn पद होता है उसी के हिसाब से, लेकिन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि इनका अंतर क्या है, समान 1 3 5। तो आप अंतिम पद देखें 89, पहला पद देखें 1, इनके मध्य अंतर 1 और 3 के मध्य अंतर कितना है, 2 प्लस 1। हल करें, 88 में 2 से भाग लगाया 44 प्लस 1 कितना आ गया, 45। पदों की संख्या कितनी है, 45। पदों की संख्या कितनी है, 45। इसमें 45 पदों के अंदर ये जो 44 जोड़े हैं, ये 44 टर्म है, ये आपको 22 पेयर देंगे। कितने पेयर देंगे, 22 जोड़े देंगे। और ईच जोड़ा कितना आंसर करता है, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 22 प्लस ये जो सिंगल टर्म बचा हुआ है ये साइन स्क्वायर क्या है, 45 डिग्री है। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2, आंसर आ जाएगा 22.5। आंसर कितना आ जाएगा, 22.5। तो आंसर कितना आ गया इस जगह से, 22.5 मेरा आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन है। बच्चों दिक्कत है किसी को? चलिए एक बार और वापस देख लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब ध्यान से देखें, कॉस 24 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, कॉस 125 डिग्री, कॉस 204 डिग्री, कॉस 300 डिग्री। चलिए देखने वाली बात क्या है इस जगह से, देखो कॉस 24 और कॉस 204 के बीच में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है बच्चों मुझे। एक बार एक काम करें, आप इसको फटाफट लिख लें, कॉस 24 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, कॉस 125 डिग्री, कॉस 204 डिग्री और कॉस 300 डिग्री। अब ध्यान से देखें बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं कॉस के लिए, तो फर्स्ट और फोर्थ ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर ये कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसके ऑपरेशन के रिजल्ट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, अदरवाइज हर जगह कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फटाफट देखें इस जगह, देखो कॉस 55 हो गया, कॉस 125 हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकता हूं, 55 लिख सकता हूं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 55 हो जाएगा। चलिए इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू को क्या करेगी, कट कर देगी। कॉस 24 कॉस 204, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 डिग्री प्लस 24, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 24 डिग्री हो जाएगा, जो कि एक दूसरे को क्या करेगा, कट कर देगा। बचा कौन इस जगह, कॉस 300, जिसका मतलब हो जाएगा कॉस 360 डिग्री माइनस 60, जिसका मतलब क्या हो गया, कॉस 60। कॉस 60 का मतलब हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो अपना आंसर भी कितना आ जाएगा इस जगह से, 1/2 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी दो धनात्मक न्यून कोण है और एक त्रिभुज के अंदर न्यून कोण है बच्चों। साइन ए किसके बराबर दे रखा है, 3/5। तो साइन ए प्लस साइन बी का मान ज्ञात करें। बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, ए और बी धनात्मक न्यून कोण है एक त्रिभुज के अंदर, ठीक है। त्रिभुज के अंदर धनात्मक कोण है, तो साइन ए को देखें फटाफट। साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, 3/5। इसका मतलब ये कौन है, लंब, ये कौन है, कर्ण। ध्यान से देखना, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये 3, तो ये कितना 5, सही है। लेकिन ये किसके लिए, ए के लिए। अगर मैंने इसी के अंदर एक दूसरा कोण न्यून कोण क्या माना, बी, देखो बी अधिक कोण नहीं हो सकता, नहीं तो ये त्रिभुज संभव नहीं है, समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। चलिए
तो साइन बी कितना हो जाएगा, देखो अगर ये 3 ये 5 तो इसको कितना होना पड़ेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगा दो फटाफट, कितना होना पड़ जाएगा बच्चों, इसको 4 होना पड़ जाएगा। रीजन है उसका क्या, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के अनुसार अगर एक लंब अगर 3 है और कर्ण 5 है तो आपका आधार 4 ही रहेगा। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है। अब आगे पूछा है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, फटाफट देखें साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी दे रखा कितना 3/5, साइन बी कितना हो जाएगा 4/5, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 8 tan x बराबर 15, 8 tan x बराबर 15, फटाफट देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा केस हो गया tan वाला। तो tan x बराबर क्या हो गया इस जगह से 15/8, ये हो गया आपका लंब, ये कौन हो गया आपका आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब आधार, फटाफट लगा लो। ये 15, ये कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 17 अगर ये 90 डिग्री है तो, ठीक। क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बच्चों, इससे भी आंसर ये आ जाएगा। हमसे पूछा है साइन एक्स, ये एक्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फटाफट साइन एक्स कितना हो जाएगा 15/17 और कॉस एक्स कितना हो जाएगा 8/17, घटा देंगे तो 15 में से 8 गया तो कितना आएगा 7, 7/17। कौन सा ऑप्शन है बच्चों 7/17, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। डी ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसी पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष एवं पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो एक पहाड़ के शीर्ष से, तो ये पहाड़ का शीर्ष, ठीक है, यहां से किसी मीनार के शीर्ष के पाद व शीर्ष व पाद का अवनमन कोण, देखो ध्यान से देखना, ये पहाड़ ऊंचा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पहाड़ से जब मीनार को देख रहे हैं तो अवनमन कोण है इसके शीर्ष का, इसका मतलब ये छोटी है वैल्यू और ये कैसी है, बड़ी वैल्यू, ऐसे आप जज कर सकते हैं। तो यहां से इसके शीर्ष का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो ये अवनमन कोण होता है 45 डिग्री, सही है। और इसके आधार का अवनमन कोण कितना दे रखा है 60, ये पूरा कितना है 60, समझ पा रहे हो। अब अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया लाइन को, ध्यान से देखना, ऐसे ज्वाइन करा दिया लाइन को, तो यहां से मैंने इसको ज्वाइन करा दिया है, ठीक है, ये 45 तो ये भी कितना है 45 और ये 60 तो ये भी कितना है 60, क्लियर है। अब ध्यान से देखें, अब इसने बोला है पहाड़ की ऊंचाई कितनी है 150√3, ठीक है, ये किसकी ऊंचाई है पहाड़ की, क्लियर है। अब मुझे ये देखो, मैंने ये ए बी सी डी और इधर कितना ई, अब ध्यान से देखो त्रिभुज ए बी सी को देखना ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी को ध्यान से देखना बच्चों। वैसे 60 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल मैंने समझाया था आपको, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो आप बेसिक से जा सकते हैं। क्या करो tan 60 लगाओ, क्या लगाओ tan 60, जो कि किसके बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन किसके बराबर हो जाएगा बी सी। tan 60 का मान किसके बराबर है बच्चों, tan 60 का मान होता है √3 के बराबर। ए बी किसके बराबर दे रखा है 50√3, ठीक है, ध्यान से देखना। तो BC किसके बराबर आ जाएगा इस जगह, फटाफट √3 से √3 कट गया तो BC बराबर कितना आ गया 150 आ गया। बेसिक से जा सकते हैं। आगे चल के जैसा मैंने क्लासेस में आपको बताया था 60 डिग्री वाला राइट एंगल, तो 60 डिग्री वाले के लिए अपन क्या करते हैं बताओ, ध्यान से देखें, ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो ये कितना होता है 2 होता है। √3 बराबर 150√3, तो 1 बराबर कितना 150, तो ये किसके बराबर आ जाएगा BC किसके बराबर आ जाएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा BC किसके बराबर है इस जगह, BC बराबर है किसके 150 के बराबर। अब ध्यान से देखना, अगर ये 150 और ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 150 ही होगा। अब ध्यान से देखें बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता चल गया यहां पर मीनार और पहाड़ के बीच की जो सीधी दूरी है वो 150 है, ये कितना है 45 डिग्री, ये 150, तो ये कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर ये 150 है तो ये भी कितना हो गया 150 हो गया। क्या ये बात आपकी समझ में आई। तो मीनार की ऊंचाई बताएं, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी है, तो बताओ मीनार की ऊंचाई कैसे आएगी बताओ बच्चों। यहां पर ये 150 ये 150, रीजन कैसे 150 मैंने डिसाइड कर दिया, क्यों 150 डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ गौर से देखो, ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री में आपका लंब और आधार दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। अब मुझे इसकी लंबाई पता करनी है, तो 150√3 में से कितना लेस कर देंगे 150 लेस कर देंगे, तो 150 कॉमन ले लिया, बचा कौन √3 - 1। और अगर यहां से अगर मैं इसको हल करना चाहूं, अगर मैं यहां से हल करना चाहूं तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास
मेरे पास आंसर आ जाएगा 150। √3 की वैल्यू 1.73 के आसपास, -1 कर देंगे तो 0.73 के आसपास, तो 15 सत्ते 105 और थोड़ा बहुत इससे ज्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस जगह से? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 1.732 इस तरीके से वैल्यू होती है बच्चों। इसको पूरा आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। देखने को एक बार वापस देख लेना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप √3 के अंदर आंसर कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं है, √3 के अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x और y का गुणोत्तर माध्य कितना है? 6। x और y का गुणोत्तर माध्य कितना है? 6। तो फटाफट देख लें इस जगह से कि x इंटू वाई का अंडर रूट किसके बराबर है? 6 के बराबर। ठीक है, और x y z का गुणोत्तर माध्य x इंटू वाई इंटू जेड की पावर कितना कर दूंगा? 1/3। वो किसके बराबर है बताओ? वो भी 6 के बराबर है। तो यहां से पहली कंडीशन से x इंटू वाई किसके बराबर आ गया? 36। दूसरी कंडीशन से x इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर आ गया? 216। अगर डिवाइड कर दूंगा तो z बराबर किसके बराबर आ गया? 6। z किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। देखो x इंटू वाई 36 है, x इंटू वाई इंटू जेड 216 है, तो z बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बंटन का माध्य 18 है और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से देखें, x बार दे रखा है आपको कितना? 18। ठीक है, और मानक विचलन समझते हो? सिग्मा किसके बराबर दे रखा है आपको? 4.5। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चों इस जगह से कॉफिशिएंट विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं बच्चों? विचरण गुणांक निकालना बड़ा ही सिंपल सा केस है, इसको आप ध्यान से देखें कैसे निकालते हैं इस जगह। सिग्मा अपॉन x बार इंटू क्या कर देते हैं? 100। ठीक है, फटाफट चेक करें, सिग्मा कितना है? 4.5, x बार कितना है? 18 इंटू कितना कर देंगे? 100, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, यहां से इसको कट करें, फटाफट कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 4 गुना 4 से इसमें भाग लगेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25%। बी ऑप्शन अपना क्या है? सही आंसर। बी ऑप्शन अपना क्या है? सही आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो धनात्मक संख्याएं ए और बी के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है, तो वो संख्याएं होंगी। ठीक है, यदि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी के मध्य समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, देखो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर दे रखा है आपको? 10। और गुणोत्तर माध्य a इंटू बी का अंडर रूट किसके बराबर दे रखा है आपको? 8 के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे तो a इंटू बी किसके बराबर आ गया? 64 के बराबर आ गया। सही है, और यहां से a प्लस बी किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर। अब थोड़ा सा सेंस रखें बच्चों, दो पदों को जोड़ने पर 20 आए, गुणा करने पर 64 आए, ऑप्शन उठा लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। 16 और 4 को जोड़ने पर 20 आएगा, गुणा करने पर 64 आएगा, मतलब परफेक्ट है। 11 8 को 20 नहीं आएगा, 18 2 से 20 तो आता है लेकिन 64 नहीं आता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। मेरे पास मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। हाँ बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर मीन हो गया, मीडियन हो गया और मॉड, इनके बीच का एक रिलेशन है जो आपसे पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते हैं बहुत बेसिक तरीके से, मॉड बराबर क्या होता है? मॉड बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये होता है, इसी को कहीं ना कहीं रीशफल करके कई सारे ऑप्शन बना रखे हैं इस जगह। तो पहला ऑप्शन 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मॉड। अब रीशफल कर लेंगे, 2 मीन को इधर लेके आ जाएंगे, 3 मीडियन माइनस मॉड, मतलब पहला सही है। सेकंड मॉड माइनस मीडियन, सिंगल मीडियन, एक मीडियन को इधर लेके आ गए तो बच क्या जाएगा? 2 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब ये भी सही है। मॉड माइनस मीडियन, अच्छा बहुलक में से माध्यिका को घटाया जाए तो बहुलक माइनस माध्यिका डिवाइडेड बाय 2, यही गलत है। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन। फोर्थ वाला भी सही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। सी ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा क्या है? निम्न में से कौन सा गलत है, गलत पूछा है। सही कौन कौन से हैं? ए बी सी और डी, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सही है। सी ऑप्शन आपका क्या है? गलत। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये पूछा जा रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
अच्छा बच्चों देखो ध्यान से देखो, बहुलक होता क्या है? बहुलक वो होता है जो टर्म सबसे ज्यादा बार आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम है इस जगह बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं है इसका मतलब आपसे गड़बड़ हो सकती है। तो फटाफट देखिए फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर मॉड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस नेक्स्ट एफ माइनस एफ जीरो अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एफ माइनस एफ जीरो माइनस एफ वन इंटू एच। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कौन एफ है, कौन एच है, कौन मॉड है, कौन एल, इस सब बातों की तरफ एक बार हम जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 13 की। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे मॉड का इंटरवल। तो 13 क्या कहलाएगा? आपका एफ कहलाएगा। 13 आपका क्या कहलाएगा? एफ। 13 से पहले जो है उसे हम क्या कहेंगे? F0 कहेंगे। 13 के बाद जो है उसे F1 क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉड का इंटरवल हो जाएगा। ये हमारा मॉड का क्या हो जाएगा? इंटरवल हो जाएगा। और मॉड का इंटरवल अगर मेरे पास 20 to 30 है तो इसका जो लोअर लिमिट है वो हमारा क्या कहलाएगा? L कहलाएगा। L किसके बराबर है? 20 के बराबर है। और ये जो अंतर है क्लास इंटरवल है कितना है? इस जगह हमारे पास 0 और 10 का अंतर कितना होता है? 10। तो H बराबर कितना है? 10। H बराबर कितना है? 10। चलिए अब इस्तेमाल करते हैं इसको। L की जगह कितना रखेंगे? L की जगह कितना रखेंगे बच्चों? L की जगह रखेंगे हम कितना? 20। F माइनस एफ जीरो। F कितना दे रखा है? 13। 13 माइनस 13 से पहले वाला 7। 2 टाइम्स ऑफ F, F का डबल 13 का डबल कितना हो जाएगा इस जगह? 13 इंटू 2 लिख रहा हूं मैं इस जगह। माइनस 7 माइनस 9 इंटू H। H कितना दे रखा है? 10। फटाफट सोल्व करें। इधर आ गया 20, 13 में से 7 गया कितना आ गया? 6। 6 इंटू कितना हो गया? 10। 26, 26 में से कितना कम कर देंगे? 16, कितना आ जाएगा? 10। कैलकुलेट करें कितना आ गया? 26। 26 मेरा क्या हो जाएगा? इस जगह से आंसर आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 26 मेरा क्या है? सही आंसर है। 26 मेरा क्या है? सही आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित बंटन का माध्य 50 है लेकिन 20 से 40 और 60 से 80 की बारंबारता अज्ञात है, जिसको क्रमशः F2 और F4 से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहां पर माध्य एक्स वार XI वार किसके बराबर दे रखा है? 50 के बराबर दे रखा है बच्चों। माध्य दे रखा है आपको कितना? 50। और F2 और F4 आपको अज्ञात है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दें, इनका टोटल किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो फटाफट देख लें 17, फटाफट देखें टोटल देखें फटाफट इस जगह से। 17 प्लस F2 प्लस 32 प्लस F4 प्लस 19 किसके बराबर होना चाहिए? 120 के बराबर होना चाहिए। इनको जोड़ो फटाफट। 17 और 19 को जोड़ें दोनों फटाफट, और 32 को इसमें से लेस करेंगे तो F2 प्लस F4 किसके बराबर आ जाएगा? F2 प्लस F4 किसके बराबर आ जाएगा? 120 में से कम कर दीजिए, इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? 52। कितना आ जाएगा? F2 प्लस F4 किसके बराबर आ गया? 52 के बराबर आ गया। तो ऐसे ऑप्शन पिक करो, ऐसे ऑप्शन पिक करो जिनमें F2 और F4 का सम किसके बराबर हो? 52 के बराबर हो। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन आपका सही है। इनका समेशन कितना है? 52 और यहाँ पर समेशन 50 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बच्चों। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। मान लीजिए एक से ज्यादा चॉइस होती, एक से ज्यादा चॉइस होगी तो मुझे XI निकालने का जो तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है बताओ? ये जो बार निकालते हैं हम लोग, X बार, ये सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI, ये अप्रोच करना पड़ेगा। ये अप्रोच जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? मेरे पास मेरा मीन निकल के आएगा, और इस कंडीशन को अप्लाई करने पर मेरे पास आंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, जिसका आंसर कितना आया? 28 और 24। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। उपर्युक्त 50 परीक्षणों का माध्य 25.2 है, तो P का मान ज्ञात करें। बच्चों ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन हो गया जब इस जगह आपको ऑब्जर्वेशंस दे दिए हैं, कितने हैं? 50 हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है टोटल सिग्मा FI किसके बराबर दे रखा है? 50 के बराबर दे रखा है। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 12, 8, 20 और 10 कितना? 30। 30 और 9 39। 39 प्लस P किसके बराबर है? 50। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 11। P बराबर क्या आ जाएगा? 11। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन 11 आपका सही आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता अगर ऑब्जर्वेशंस नहीं दी जाती। ऑब्जर्वेशन नहीं दी जाती तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा बन जाता। तब आपको क्या करना पड़ता? सेम तरीका क्या करना पड़ता?
माध्य निकालने का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये रूल आपको लगाना पड़ता है। इस जगह से दो इक्वेशन बनती, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते आपके पास आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया बच्चों, पेपर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट पेपर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।